साथ बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट मेरे दोस्त प्रांशु गुप्ता हैं, जो आईआईटी पटना के ग्रेजुएट हैं और इस साल उनका आईआरएमएस यानी कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के अंदर चयन हुआ है यूपीएससी के थ्रू। उन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्स जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ, कैट, जैट, इन एग्जाम्स को भी क्लियर किया है काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ। उनकी जर्नी डेडिकेशन और स्मार्ट प्लानिंग का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो चलिए उनके एक्सपीरियंस को समझते हैं। Hi, Pransu. Thanks for giving us time today. हेलो सृष्टि। हेलो आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे कभी इंटरेक्ट कर रहा हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। सो आई एम अ बिट एक्साइटेड, लेट्स सी हाउ इट गोज, कैसा जाता है। Yeah, learning about you will be like the pleasure for all my audience. So, yeah, let's dive deep into the गुड टू questions. बी हियर फॉर मी टू। थैंक Yeah, thanks. So, can you tell us like a bit यू। about your background, your schooling and college journey? How did it shape your initial approach to competitive exams like JEE and then UPSC and all the other exams that you have given? आई थिंक थोड़ा लोडेड क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा आई ट्राई टू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स एंड देन आंसर। जैसे आपने कहा कि मेरी स्कूलिंग के बारे में, तो स्कूलिंग मेरी, मैं आई हैव लिव्ड इन मल्टीपल सिटीज इन माय लाइफ। अहमदाबाद, मुंबई, अजमेर, दिल्ली। सो मेरी स्कूलिंग ऐसे चार पांच स्कूल्स में हुई है। और 2011 से मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो मेजोरिटी ऑफ माई स्कूलिंग हैज हैपेंड इन दिल्ली ओनली। 2018 में मेरी स्कूलिंग खत्म हुई, जिसके बाद मैं आईआईटी पटना गया केमिकल इंजीनियरिंग में। 22 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, और उसके बाद से 22 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन विच आई कुडंट क्लियर माय प्रीलिम्स, एंड 23 में by the grace of God I was able to get this service. So this is a brief background about me. uh, अब आई डोंट नो हाउ कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे शेप किया मुझे, बट सम डिसीजंस दैट आई टुक, जैसे मैंने जेई के लिए जब डिसाइड किया, वो इसलिए हुआ बिकॉज एक बचपन से ही एक थोड़ा इनहेरेंट इंटरेस्ट आया साइंस और मैथ्स में, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ माय फादर। बिकॉज जब मैं ऐसे थर्ड फोर्थ क्लास में था, तो वो मुझे सिक्स सेवेंथ क्लास के सम्स दे देते थे कि सॉल्व करो, और ये सब उनको शौक था मुझे ऐसे पढ़ाने का। तो मुझे वो करने में भी मजा आया। और ऐसे मेरी माय मदर यूज्ड टू गेट मी एनरोल्ड इन साइंस ओलंपियाड्स, मैथ्स ओलंपियाड्स, तो वो भी मेरे को अच्छा लगता था करना वो सब। तो एक इनिशियल उससे मेरा शेप हुआ। और एट्थ नाइन्थ क्लास में आई डिसाइडेड कि आई विल बिकम एन इंजीनियर ओनली बिकॉज आई सीन इंजीनियर्स, माय फादर इज एन इंजीनियर, माय ग्रैंडफादर वाज एन इंजीनियर। तो I took this decision, and then JE happened, and then after that UPSC happened. Yeah. And like what actually motivated you? मतलब जब आप इंजीनियरिंग से यूपीएससी के टुवर्ड्स शिफ्ट कर रहे थे तो मतलब Hmm. क्या मेजर मोटिवेशन था और इस पूरी जर्नी में आप अपने चैलेंजेस के बारे में बात कर सकते हो क्या हमारे साथ? हाँ जी। What nudged me to go towards civil services, I'll tell you. सेकेंड ईयर तक तो कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग के बाद क्या करूंगा। मेरा ज्यादा दिमाग एमबीए की तरफ था कि मैं कैट दे के ये दूंगा या फिर आगे कुछ पढ़ूंगा, इस टाइप का कुछ था। बट दिस डिसीजन आई टुक ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, बिकॉज उस समय क्या था कि पूरी दुनिया सिर्फ एक ही चीज देख रही थी कि बाहर चल क्या रहा है, कि कोविड में आसपास क्या चल रहा है। तो न्यूज में हम पढ़ते थे कि अभी बेड्स बन रहे हैं, अभी ऑक्सीजन आ रहा है, अभी क्या वैक्सीन को इंपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर क्वारंटीन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, क्वारंटीन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये सब। तो आई बिकम क्यूरियस कि ये सब होता कैसे, ये पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है। तो आई आस्क्ड माय फादर। तो उन्होंने कहा कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव होता है, दैट टेक्स ऑल ऑफ दिस डिसीजन। तो मैंने कहा ये टॉप एग्जीक्यूटिव क्या होता है? तो फिर उन्होंने बताया कि द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्लस द ब्यूरोक्रेसी डिसाइड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, और उसको इम्प्लीमेंटेशन और ये सब करके। तो देन आई स्टार्टेड टू search keyword is bureaucracy, how to be a part. So that initially it gave me a nudge towards this, and I also it was a bit of curiosity कि I wanted to contribute and become privy to the information कि किस तरह से ये decide हो रहा है, what are the factors, because सब चीजें तो नहीं पता लगती, बट तो मुझे लगा कि मुझे वो चीज जाननी है कि ये क्या मुझे नहीं पता लग रहा है उस समय। एंड आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट इन दैट सेंस कि उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ जो और उसका स्केल ऑफ इम्पैक्ट अच्छा होगा लोगों पे। तो दिस वाज द इनिशियल नज टुवर्ड सिविल सर्विसेज।
एंड दिस हैपेंड। चैलेंजेस तो आई फील कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। तो uh, आपके हाईज आएंगे, मल्टीपल लोज आएंगे, और उन चैलेंजेस को मतलब वो हर एस्पिरेंट के लिए कॉमन है, चाहे वो AIR 1 हो या AIR कुछ भी हो, सबके लिए कॉमन वो चैलेंजेस रहते Yeah, yeah, makes sense, makes sense. Since I have like known you for a really long हैं। यस time, यस listening you feels that like I have lived all those experience with you यस यस when यस lockdown यस। happened and you were at home and thinking about MBA and then shifting to UPSC. Yeah, yeah. यस यस यस। So like this was your first attempt? नो, दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। 22 में आई, जैसे मैंने बताया कि मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया। 23 में आई मैनेज टू गेट दिस सर्विस। Okay. And दिस then वाज माय like सेकंड how, अटेम्प्ट। what did you actually change? मतलब एक बार prelims भी clear नहीं हुआ और अगली बार direct services मिल गया तो like what was the major change that you brought? एक्चुअली नथिंग बिकॉज प्रिपरेशन वाइज ऐसा डिफरेंस नहीं था। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज स्टेजेस हैं ऐसे कि स्टेज 1, 2, 3 है, बट इनका डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं कि स्टेज 1 इज इजी, स्टेज 2 इज मोर डिफिकल्ट एंड स्टेज 3 इज द हार्डेस्ट। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि मेरी स्ट्रैटेजी पहले अटेम्प्ट में भी सही थी, सेम थी, मैंने चेंज नहीं किया। स्टार्टिंग से मैंने एक बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड स्ट्रैटेजी बनाई। मैंने कुछ सीनियर से बात करी जिनका हो गया था सिलेक्शन। मैंने आई रेड मल्टीपल ब्लॉग्स एंड आई फॉर्मुलेटेड माय स्ट्रैटेजी, और वो डे 1 से लेके आज तक सेम ही रही। मैंने ज्यादा उसमें कुछ सिस्टमिक चेंजेस नहीं किए थे। चेंज ये हुआ कि मेरे माइंडसेट का चेंज था सेकंड अटेम्प्ट में, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वाज अनश्योर। मुझे लगता था ये बहुत बड़ा एग्जाम है, मैं तो ऐसा 22 साल का लड़का हूँ, कैसे होगा मेरा। मतलब प्रीलिम्स जब मैं देने गया उस दिन तो मैं थोड़ा अनश्योर रहा। फिर मैंने अपने मार्क्स देखे तो आई वाज नॉट वेरी फार फ्रॉम द कट ऑफ, लाइक फोर फोर मार्क्स अवे। So that made me realize that I am there. I deserve to clear this examination. So when I went into my second attempt with this mindset, कि I deserve to clear this examination, that helped me in my prelims clear. मेरे prelims was my biggest fear. और फिर मेंस में आई वाज एबल टू क्लियर। आई मतलब मेंस का मेरा पहले भी एक श्योरिटी थी मुझे कि इसका मैंने एक चीज क्रैक कर ली थी कि मेंस निकालना किस तरह से होता है। वो ये होता है कि आपको अपने आंसर्स सारे कंप्लीट करने हैं, टेबल्स, डायग्राम्स, चार्ट, मैप्स, ये सब का आप यूज करो। अपने पेजेस को आप इन चीजों से भर दो, और ऑप्शनल अगर आप ठीक ठाक करो, ऐसे आप ठीक ठाक करो तो आप मेंस निकाल लोगे। और इंटरव्यू के लिए मेरे को कभी ऐसे डर नहीं था, एक्साइटमेंट थी कि आई वुड बी एबल टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ सीनियर पीपल, मीट देम। तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर से ही मैं गया। तो एज सच समराइजिंग कि स्ट्रैटेजी में एज सच चेंज नहीं था, थोड़ा माइंडसेट में चेंज था बस। Yeah, दैट yeah. केम विद एक्सपीरियंस। मेक सेंस, मेक सेंस। और आप और डिटेल में अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहोगे क्या कि आपने कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जैसे जनरल स्टडीज को और ऑप्शनल को और करंट अफेयर्स को कैसे बैलेंस किया साथ में? सो दिस वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि आप जब पहली बार प्रीलिम्स दो तो उससे एटलीस्ट आपकी 1 साल पुरानी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जैसे आप मई 20 वॉट एवर में एग्जाम दे रहे हो, तो आपका 1 साल पहले मई से प्रिपरेशन शुरू हो जाना चाहिए। एटलीस्ट 1 साल का आप लेके चलो। uh, तो ये था कि मैंने जब 2022 में देने का स्टार्ट किया तो 21 में आई डिसाइडेड कि स्टार्ट करेंगे, और मार्च में मैं आई स्टार्टेड। तो उस समय ये था कि आई न्यू कि जीएस में जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह, ये पढ़े मुझे बहुत टाइम हो गया, बिकॉज 10th क्लास के बाद मैंने ये सब नहीं पढ़ा था। और मुझे ऐसा था कि मुझे बहुत ज्यादा भटकना नहीं था। तो आई टुक अ कोचिंग। मैंने एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया एक कोचिंग में, और आई यूज टू फॉलो लेक्चर्स फॉर जीएस एंड आई यूज टू फॉलो देम रिलीजियसली। लेक्चर्स में इस तरह से देखता था कि मैं अगर एक बार वो लेक्चर देख लूं तो मुझे वो फिर से देखने की जरूरत नहीं है। मीनिंग कि उस लेक्चर में वो प्रोफेसर कुछ भी बोल रहा है या वो लेडी कुछ भी बोल रही है, तो वो चीज मेरे नोट्स में वो मैं लिख लूंगा, कि ताकि मुझे वो फिर से देखने की जरूरत नहीं। भले ही उसने एक थ्रो अवे फैक्ट बोला हो कुछ भी, तो वो भी मैं लिख लेता था कि अब मैं इसको मतलब उस समय हमें लगता है कि हमें याद है बट वो हम भूल जाते हैं, तो मैं वो लिख लेता था। और ऑप्शनल में आई डिसाइडेड कि आई टेक मैथ्स ओनली। मैथ्स वाज माय ऑप्शनल। आई डिसाइडेड दिस बिकॉज आई फेल्ट कि ऑप्शनल आपको मन ना भी करे तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शनल इज अ ह्यूज हैज अ ह्यूज वेटेज।
इस चीज में। तो आई वांटेड समथिंग जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो और जिसमें मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ। हालांकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए उसमें, बट मैंने मैथ्स उस वो लिया ऑप्शनल, और उसको मैंने खुद से ही पढ़ाई किया। मैंने नोट्स खरीद लिए थे, फिजिकल नोट्स, और उससे मैं ही पढ़ता था। तो लेक्चर्स फॉर जीएस, सेल्फ स्टडी विद नोट्स फॉर ऑप्शनल, और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, प्लस जनरल क्यूरियोसिटी। जैसे जनरल क्यूरियोसिटी अगर मुझे किसी चीज के बारे में है, तो मैं आई गो ऑन यूट्यूब, आई गो ऑन गूगल एंड रिसर्च अबाउट इट अ बिट, की थोड़ा और जाने क्या है क्या है। तो उससे एक थोड़ा एक होलिस्टिक व्यू मिलता है चीजों का, आपको पेरिफेरल नॉलेज आपकी बढ़ती है जो हेल्प कर सकती है कहीं भी आप। तो दिस वाज समथिंग दैट आई डिड। और ड्यूरेशन में मैं बताऊं तो इन completing maths option, it took me around 5 to 6 months to completely do it. At that time, I had to ignore my GS preparation to an extent, because आप डेली आपको 6 से 7 घंटे मैथ्स को देने पड़ते हैं, और फिर उसका न्यूज़पेपर तो आप जान नहीं बचती मेरे अंदर तो कि मैं और जीएस पढ़ लूं, क्योंकि इट्स मोर अबाउट रिवाइजिंग ऑल्सो, मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, थोड़ा रिटेन भी करना होता है। तो उस समय मैंने थोड़ा जीएस को नेग्लेक्ट किया था फॉर द पीरियड ऑफ 5 6 मंथ्स, जो जून से लेके अक्टूबर तक, 2021 की बात है। और फिर मैंने पेस पकड़ के उसको भी कंप्लीट करके आई मैनेज टू आई सी इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आल्सो, मैं प्रीलिम्स देने से पहले आई वाज एबल टू कंप्लीट माय सब्जेक्ट्स प्रॉपरली एंड मेक नोट्स सब चीजों के। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने वो चीजें मेंस वाली सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स के बाद के लिए नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको बताया मेरी स्ट्रेटजी सेम रही है। अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2 में मैं पहले से ही पूरा करके गया था। तो या दिस हेल्प मी, Yeah. एंड दिस वाज माय ओवरऑल स्ट्रेटजी। Yeah, yeah. So you talked about like notes and resources and YouTube lectures. So like what exactly, like what resources did you actually use? Like it will be like really helpful for the audience to know the name or the actual resources that they can refer to. हम्म। Yeah. सी एक्चुअल रिसोर्सेज की बात यह है कि मैं तो कोचिंग लेक्चर्स का यूज किया था। तो उसके लेक्चर्स की हर सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स होते हैं, मैंने वो देखा था। बट जैसे यूट्यूब पे भी मैंने यूज किया, जैसे आप इकोनॉमी में मृणाल सर हैं, इवन ज्योग्राफी में मृणाल सर की एक सीरीज है, इस तरह की चीजें। इन्वायरमेंट में मल्टीपल इन्वायरमेंट में आई यूज यूट्यूब ओनली, आई सर्च अबाउट मल्टीपल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल नेशनल लॉज क्या क्या है, उसके मैंने इंडिविजुअल वीडियोस देखे। शंकर आईएएस, फोरम आईएएस, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने अच्छी वीडियोस डाल रखी। और इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे हो गई इन्वायरमेंट में, तो वो सब मैंने खुद से ऐसे सर्च कर करके देखा। सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिलेबस पढ़ो, और सिलेबस को बार बार पढ़ो। क्योंकि ये बोला जाता है कि यूपीएससी के नास एनीथिंग अंडर द सन, बट ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। ऐसा होता तो फिर लोग प्रिपेयर कैसे करते? तो प्रिपरेशन हो सकती है, बट आपको सिलेबस को अच्छे से देखना होगा, और उसके हिसाब से यू कैन बी स्मार्ट अबाउट इट। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, वो समझो। तो आप रिसोर्सेज को भी ढूंढ पाओगे। जैसे यूट्यूब पे मैंने आपको कुछ कुछ प्लेलिस्ट बताई, तो आपको ये सब मिल सकता है। Yeah. And like how important was the previous year question? Like how to make the best out of the previous year resources? Can you like, highlight on that? Like what part did it actually play in your preparation? पीवाईक्यूज तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये मतलब इस अंधेरी गली का टॉर्च है। मतलब आपको अगर कहीं आप जा रहे हो तो आप, ये बहुत अनप्रडिक्टेबल है, तो बट यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प्स यू अ लॉट, स्पेशली इन प्रीलिम्स। क्योंकि अब मैं आपको बताऊं कि कैसे मैंने अप्रोच किया था। कि जैसे आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखो, उसमें आप जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि क्वेश्चन अगर ये है कि राइट टू मैरी समवन ऑफ योर ओन चॉइस इज अंडर विच आर्टिकल, ठीक है? तो ऑप्शन है आर्टिकल 16, 17, 18 और 21। तो आप इसमें ये आपको दिख जाएगा कि आर्टिकल 21 है इसका आंसर, बट वैसे मत देखो। आपको देखना है कि आर्टिकल 16 हो सकता है कि नहीं, 16 नहीं हो सकता, 17 हो सकता है कि नहीं, 17 नहीं हो सकता, 18 हो सकता है कि नहीं, 18 नहीं हो सकता, 21 हो सकता है। ठीक है? तो बेसिकली रिजेक्शन, नॉट चूजिंग, rather than rejecting the wrong options was my approach towards PYQs prelims के लिए। और इसमें इससे क्या होता है कि आपके जो रॉन्ग ऑप्शंस है ना, उसको आप पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज और बढ़ती है। तो rather than seeing the right answer, neglect the wrong answers. That is the approach for PYQs in prelims.
या मेक सेंस, मेक सेंस। दूसरी चीज, एक और चीज जो मतलब आपने रिसोर्सेज का पूछा, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इस चीज का, क्योंकि फ्रैंकली मैंने ज्यादा बुक्स यूज नहीं करी, मैंने लेक्चर्स यूज करे हैं। आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मैंने बुक्स का मुझे इतना आइडिया नहीं होगा। आई विल नॉट कमेंट ऑन समथिंग व्हिच आई डोंट हैव मच आइडिया। Yeah, definitely. So, and interview के अंदर में like you scored one of the highest marks. So like a big congrats and proud of you for that. So can you like tell us more about like how did you actually approach the personality test and what helped you actually stand out of the crowd? Like what was the mantra over there? बस इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें तो मुझे नहीं पता कि स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड ऐसा कुछ। बेसिकली इट वाज, फर्स्टली आई वुड से गुड एडवाइस इन द बिगिनिंग, which was, I have a teacher, Govinda Raj sir from Vision IS. He talked to me about how to approach answers in an interview. जैसे हम, उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि मेंस का आंसर ऐसे होता है कि आप पहले अपने बॉडी के उस पॉइंट्स लिखते हो और फिर कंक्लूड करते हो। इंटरव्यू में आप उल्टा करते हो। इंटरव्यू में आप पहले स्टैंड लेते हो, कि जैसे आप यूसीसी सपोर्ट कर, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट यूसीसी, तो आपको पहले ही बताना होगा कि यस आई सपोर्ट और नो आई डोंट सपोर्ट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यू गिव पॉइंट्स ऑन बोथ द साइड्स की, yes sir I believe that it is important because this and but sir there is also a flip side that this can also happen, right? तो एक ये एडवाइस, दूसरी ये कि एक और एडवाइस विच आई गॉट वाज, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, बिकॉज नॉलेज वो आपकी मेंस तक ही देखते हैं। इंटरव्यू में इट्स मोर अबाउट चेकिंग योर थिंकिंग एबिलिटी। वो देखते हैं कि आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग करके आपको सिविल सर्वेंट बना सकते हैं कि नहीं, वो ये चेक करते हैं आप। तो आप अगर जैसे 100 क्वेश्चंस फैक्ट्स के पूछे और आप 100 में 100 बोल दो कि सर मुझे नहीं आता ये, उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई 101वां क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से वो आपसे पूछ रहे कि इसको बताओ, एनालाइज करो कि क्या है इसका, और आपने वो उनको एनालाइज करके दे दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में, rather than rote learning the facts. That is not important, that is important till the mains part। वो आपका नॉलेज चेक, उसके बाद द नेम ऑल्सो इज पर्सनैलिटी टेस्ट। इट्स नॉट जॉब इंटरव्यू की, मतलब इट इज अ जॉब इंटरव्यू बट इट नॉट इन दैट सेंस कि आपको ये आता है या वो आता है। इट्स अबाउट चेकिंग व्हाट हाउ यू थिंक, कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो। डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों ले रहे हो, वो ये चेक कर रहे हैं। तो दैट आई फील कि इज what helped me, and plus my strategy was I used to speak a lot, talk a lot, खुद से ही। जैसे I used to at night I used to sit in my room and imagine a board sitting in front of me and give them answers। मैं preempt करता था कि वो मुझसे क्या पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरे नाम का मतलब क्या है। तो फिर मैं ऐसे बैठ के बता रहा हूँ कि प्रांशु इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स दिस। तो मैं ऐसे, मतलब आई यूज्ड टू कीप ऑन सेइंग, जिससे मैं वहां पे वर्ड्स ना खोजता फिरूं इंटरव्यू रूम में, और मेरे को वर्ड्स लैंग्वेज पे एक बेटर कमांड रहे। जैसे हम डेली यूज में हिंदी ज्यादा बोलते हैं, बट इंटरव्यूज में जैसे आपका मीडियम है तो आपको उस मीडियम में बात करनी है, तो आपके वर्ड्स आपको वहां ढूंढने ना पड़े। यू शुड नो द राइट वर्ड्स टू से, द डिप्लोमेटिक लैंग्वेज दैट नीड्स टू बी सेड, राइट? तो ये, और फिर इस वजह से मैंने मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज भी दी। एवरी 5 days आई यूज टू गिव एन इंटरव्यू। और उस समय मेरे जैट का भी इंटरव्यू था, तो दैट ऑल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ माई मॉक प्रिपरेशन। मैंने उसको इस तरह से ही लिया था कि मेरे मॉक एक और मॉक, दो और मॉक इंटरव्यू भाई, बीएम और एचआरएम के। तो मैंने मतलब 15-16 मॉक दे दिए थे बिफोर माई एक्चुअल इंटरव्यू। दैट हेल्प मी अलॉट। सो अभी आपने जैट का मेंशन किया, आपने कैट, जैट, सीडीएस, सीएपीएफ इन सारे एग्जाम्स को भी दिया है और क्लियर भी किया है, तो आप इसकी टाइमलाइन बता सकते हो कि क्या टाइमलाइन था एग्जाम्स देने का, आपका मेन मोटिवेशन क्या था, और लाइक हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक कि जब आप एक पर्टिकुलर जर्नी पे होते हो यूपीएससी से जैसे एग्जाम की, तो बाकी एग्जाम्स देने का सिग्निफिकेंस कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब लोगों को देना चाहिए या फिर सिंगल माइंडेडली एक ही डायरेक्शन पे बढ़ते रहना चाहिए? सी, फर्स्टली मैं कहूंगा कि इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। आई विल गिव यू माई रीजंस फॉर इट, बट सबकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है और होती भी है। तो टाइमलाइन ये थी कि अप्रैल में आई गेव सीडीएस, और जून नहीं, सॉरी, मई एंड में इट वाज यूपीएससी प्रीलिम्स,
देन अगस्त में इट वाज सीएपीएफ का रिटर्न, सितंबर में इट वाज यूपीएससी का मेंस, एंड नवंबर में इट वाज कैट, एंड जनवरी में इट वाज जैट, और फरवरी में जैट के दो इंटरव्यूज, और मार्च में यूपीएससी का इंटरव्यू. तो दिस वाज द होल टाइमलाइन ऑफ माय एग्जाम्स व्हिच आई गेव, एंड आई मैनेज्ड टू क्लियर देम. इसमें ये चीज थी कि सीडीएस, आई गेव अदर एग्जाम्स बिकॉज not to have it as a backup, frankly. CDS I gave to have that experience of examination center, plus I also have कि मैं सीडीएस ज्वाइन करने के लिए भी रेडी था, बिकॉज मेरे को आर्म्ड फोर्सेस का थोड़ा इंटरेस्ट आया इस चीज का. सीडीएस दिया इस यू प्रीलिम्स के एक्सपीरियंस के लिए, और सीएपीएफ भी मैंने इसी रीजन से दिया बिकॉज उसमें मेंस का एक्सपीरियंस आता रिटर्न का. आई गेव दैट, or this is how it happened. But my actual backup for this examination was MBA. That is why I gave CAT in November. I scored 99.4 percentile, but उसमें क्या हुआ कि मेरा एक सेक्शनल कट ऑफ रह गया DILR का, तो मेरे को कोई कॉल्स वॉल्स नहीं आया उससे. और फिर दिसंबर में रिजल्ट आया, और दिसंबर में ही मेंस का रिजल्ट भी आ गया. तो उस टाइम फिर आई डिसाइडेड कि अब मैं इंटरव्यू की ही प्रिपरेशन करूंगा. जैट मैंने दिया. जैट के लिए मैंने कुछ मॉक टेस्ट दिए थे, जनवरी में होता है वो, फर्स्ट संडे को शायद. तो वो दिया, उसमें आई मैनेज टू गेट 99.91%. और उससे फिर मुझे बीएम और एचआरएम के कॉल्स आए जो फरवरी में था, एंड आई मैनेज टू कन्वर्ट देम आल्सो. तो इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट थी कि मैंने बैकअप को एमबीए की तरह लिया था. और ये मैंने इसलिए लिया बिकॉज इन दिस एग्जामिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैकअप, लॉजिकली स्पीकिंग. क्योंकि in this examination, after a certain level, it's 90% of your hard work, dedication, determination, and all of those things, and 10% is luck. And that 10% is as good as the 90%. Because कई बार क्या होता है कि कुछ बहुत अच्छे लोग प्रीलिम्स भी नहीं कर पाते, और कुछ एवरेज लोग मेरे जैसे, वो लोग पूरा ये उनको सर्विस मिल जाती है, राइट. सो सम नॉन डिजर्विंग पीपल कैन आल्सो कम इन बिकॉज लक फैक्टर है. मतलब फ्रैंकली बाकी एग्जाम्स में इतना लक फैक्टर ह्यूज नहीं होता, इस एग्जाम में लक फैक्टर ह्यूज होता है. प्लस इसमें क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयबिलिटी के पीक टाइम पे होते हो. आप जस्ट कॉलेज से निकले हो, आप करियर में जस्ट यू यू हैव टू हैव अ गुड स्टार्ट टू योर करियर. सो आपको मार्केट से बहुत ज्यादा कटना नहीं. दिस इज वन मिस्टेक आई फील दैट आई डिड इन हाइंडसाइट. अगर मुझे ये करना होता तो मैं जॉब के साथ करता, मैं सिक्योर होके करता. भगवान की दया रही कि आई हैव दिस सर्विस नाउ. बट आई वुड से कि आपको ग्रेजुएशन के बाद मार्केट से कटना नहीं चाहिए, बिकॉज इन दिस एग्जामिनेशन इट इज अ बिट ऑफ लक फैक्टर. मतलब ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि जिसका नहीं हुआ वो उसने मेरे से कम मेहनत की थी, या वो मेरे से कम इंटेलिजेंट था. हो सकता है वो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, राइट. बट उसका शायद लक नहीं था. तो आपको मार्केट से कटना नहीं है, और आप अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप सिक्योर हो के आप एग्जाम्स को दो. मतलब आप ट्राई टू हैव दिस टाइम. और इसमें एक चीज ये है कि जैसे हम कभी यूनिट इकोनॉमिक्स को हम एनालाइज करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर कैश फ्लो आ रहा है तो कैश फ्लो सस्टेन रहना चाहिए, वो डिसरप्ट नहीं होना चाहिए. अगर आपको, तो मतलब अगर आप इंडिविजुअल के हिसाब से भी देखो, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप मार्केट से आपको कटना नहीं है, और आपको कैश फ्लो सस्टेन रखना है अपना, एक बार आ गया तो मतलब दिस इज फॉर पीपल वो जो सोच रहे हैं कि जॉब छोड़ के मैं ये कर सकता हूँ. तो मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप अगर जॉब के साथ मैनेज कर सकते हो तो आप जॉब के साथ ही मैनेज करो, बिकॉज आपको मार्केट से कटना नहीं है. दिस एग्जामिनेशन हैज अ लक फैक्टर, ह्यूज लक फैक्टर. I will not, mince my words. This is the case. या और लाइक ड्यूरिंग कॉलेज प्रिपरेशन का लाइक हाउ डू यू सजेस्ट कि कौन से ईयर से अगर कोई कॉलेज में है और उसको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो लाइक फ्रॉम विच ईयर दे शुड एक्चुअली स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑल देयर एनर्जी इनटू दिस. See, sometimes I get this DMs on LinkedIn or Insta ki, sir, I'm in first year. I want to prepare. So मतलब I tell them कि this is too early. आपको इस प्रिपरेशन को बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि आप छोड़ दोगे बोर होके. आप सेकंड थर्ड ईयर में बोलोगे अरे ये क्या है यार. आप वो आपके जो इयर्स हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर स्पेशली, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए. जितना आपको अलग अलग चीजों का आइडिया लगे उतना अच्छा, बिकॉज हो सकता है आपको ये ना करना हो.
अभी आपका उतना दिमाग नहीं खुल पाया, आप घर से निकल के कॉलेज में आए हो कि आप डिसाइड कर पाओ ऐसी चीज, इट्स अ ह्यूज डिसीजन। तो आई वुड सजेस्ट फर्स्ट सेकंड ईयर आप अपने कॉलेज की एक्टिविटीज, अपने स्किल्स, अपने डिसिप्लिन में आगे जाएं, अच्छे से उसको पढ़ाई करें, अपने ग्रेड्स अच्छे रखें, एक्स्ट्रा करिकुलर्स करें, अपने आसपास इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब चीजों पे इंटर्नशिप्स करें, ये सब करें। और जैसे मैंने बताया कि प्री से 1 साल पहले आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। तो अगर आप कॉलेज के साथ कर रहे हो तो आप 1.5 साल पहले स्टार्ट कर दो। तो बेसिकली अगर आप अपने 8 सेमेस्टर के एंड में करना चाहते हो तो आप 6 सेमेस्टर की स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, या अगर आप सिक्स के एंड में करना चाहते हो तो फिर आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके स्टार्ट कर लो। मतलब 1.5 साल, प्रीलिम्स के 1.5 साल पहले से, उससे पहले नहीं करना चाहिए। बिकॉज मैंने देखा लोगों को जो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते दे लेफ्ट द प्रिपरेशन। या सो या दिस वुड बी द टाइमलाइन दैट आई वुड सजेस्ट। ट्रू ट्रू। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली एग्जाम दे रहे हैं, 3-4 बार उन्होंने पेपर दे लिया बट दे आर नॉट एबल टू सक्सीड, तो उनके लिए मतलब आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि मतलब व्हेन दे शुड रियलाइज कि मे बी दिस इज नॉट समथिंग दैट्स फॉर देम, और लाइक व्हाट आर द बैकअप ऑप्शंस दैट दे कैन फॉलो, और दे शुड कंटिन्यू डूइंग दैट, like because there is a whole like don't quit mentality that generally people follow. So what's your take on it? सी, मैं ये चीज बोलूंगा कि नथिंग इज बिगर देन योरसेल्फ। ऐसा मत सोचो कि इस एग्जाम को ही क्लियर करने से होगा। मैंने बैकअप में, जैसे मैंने बताया भी, मैं एमबीए को ले रहा था बिकॉज मेरा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज को समझो कि आपको मार्केट से बहुत ज्यादा नहीं कटना है। और अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स में नहीं सक्सेस मिल रहा है तो आप पहले तो ये एनालाइज करो कि वो क्यों नहीं मिल रहा मुझे। क्या मेरे प्रिपरेशन में कुछ कमी थी, क्या मेरे अटेम्प्ट्स में कुछ कमी थी, या ये आपका बेस्ट था? अगर तो आपके अटेम्प्ट्स में कुछ कमी थी तो आप और ट्राई कर सकते हो विद कैश फ्लो जहां से आपको आए थोड़ा। मतलब आपके फाइनेंसेस आप नहीं छोड़ सकते बहुत टाइम तक के लिए। मैं ऐसा कहूंगा कि आप मार्केट से ऐसा मत करो कि 5-6 साल तक कट गए हो, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपना करके, आप फिर अपना बेस्ट अटेम्प्ट जब आप दो उसके बाद यू कैन डिसाइड फॉर लीविंग दिस एग्जामिनेशन। बट आप, अगर आपका लग रहा है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, देन आपको हो सकता है कि ये सोचने की जरूरत पड़े कि मे बी दिस इज नॉट फॉर मी। ट्राई टू थिंक कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप आज से 10 साल 15 साल बाद पहले क्या करना चाहोगे, और उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप अपने स्किल्स या उस तरह का काम आप ले लो कि आई वॉन्ट टू बी इन सम थिंक टैंक। तो मैं थिंक टैंक के हिसाब से मैं कुछ उस तरह का कोर्स कर लूं जिससे मैं नॉलेज लेके उस लेवल पे पहुंच पाऊं जहाँ पे लोग हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप सोच लो ऐसा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप अपने बी स्मार्ट अबाउट इट, डोंट गेट स्टक इन दिस लूप फॉर लॉन्ग। एक मैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो आई हैड दिस लिमिट इन माय माइंड कि इतने ही दूंगा, इसके बाद नहीं दूंगा, नहीं हुआ तो छोड़ Mhm. दूंगा। Yeah. एंड And what was your limit? Like, if you don't mind. initially it was say, 2 attempts, Okay. and luckily I got this in the second attempt. Yeah, yeah, But yeah. having said that, I'm on a leave and I'm planning to give it again. I will not be dishonest about it, because वो एक initial mindset था मेरा। uh, उसमें मैंने 2 अटेम्प्ट्स का लगाया था। हालांकि अगर मुझे सेकंड अटेम्प्ट में नहीं मिलता तो आई वुड हैव जॉइंड एक्सेलरेट, दैट वाज फॉर श्योर। मैं फिर आगे नहीं देता, ये मुझे मिल गया तो देन आई एम रिकैलिब्रेटिंग माय प्लान्स, इनिशियल प्लान्स। या मेक सेंस, मेक यस, सेंस। ओके, सो प्रांशु, यस। मैंने कुछ दिन पहले अपने कम्युनिटी चैनल पे भी पोस्ट किया था दैट लाइक वी विल बी डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन। तो आई आस्क्ड माय ऑडियंस कि अगर उनके कोई पर्सनल लाइक क्वेश्चन है, मतलब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। तो दो बहुत ही लाइक रिक्वेस्टेड क्वेश्चंस थे। पहला कि आप अपना टाइम टेबल शेयर कर सकते हो क्या, कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई और सोना और बाकी सारी लाइफ एक्टिविटीज को लेके। ओके, सो रूटीन एज सच मेरा वो नहीं था कि मैं इस टाइम पे ही उठूंगा या इस टाइम पे ही सोऊंगा। इट वाज बिट ऑफ फ्री स्टाइल। मैं उस चीज में थोड़ा डिसिप्लिन कम हूँ। मेरा ये था कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको सोने के टाइम पे ये पता हो कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, तो देन दैट नेक्स्ट डे बिकम्स इजियर। तो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्लीप, आई यूज्ड टू नोट डाउन कि मुझे कल क्या क्या करना है, और नेक्स्ट डे आई वुड मेक श्योर कि वो टारगेट्स कंप्लीट हो। तो दैट वाज माय रूटीन कि मेरे को ये टारगेट कंप्लीट करना है। वो अब शाम के 4 बजे हो या रात के 4 बजे हो, उससे फर्क मुझे नहीं पड़ता था। तो दिस वाज माय
डिसिप्लिन इन दैट सेंस, नॉट इन द सेंस ऑफ कि इस टाइम सोना है, इस टाइम जगना है, वो उससे ज्यादा काम, टारगेट के हिसाब से एक डिसिप्लिन उस चीज में था। और उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि एक हॉबी रखो अदर देन रीडिंग इस एग्जाम में, बिकॉज यू ऑलरेडी रीड अ लॉट। तो समथिंग विच स्टिमुलेट्स योर फिजिकल बॉडी, फॉर एग्जांपल प्लेइंग और गोइंग टू द जिम और गोइंग टू जॉगिंग, इस तरह का कुछ भी आप ऐसा करो, इंटरेक्ट करो, घर पे बात करो, मतलब कटो मत चीजों से। तो मैं भी यही करता था, हालांकि मेरे को मल्टीपल इंजरीज वगैरह होने की वजह से ये मैं नहीं कर पाता था। आई हैड प्रॉब्लम्स इन माय शोल्डर, नी, सब कुछ। तो मैं फिजिकल एक्टिविटीज कम, मतलब प्रॉब्लम हुआ उस समय, मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े इस चीज में। बट उसके हिसाब से भी आई यूज टू गो ऑन वॉक्स, छोटे मोटे वॉक्स में लेता रहता था, पेरेंट्स से बात कर ली, फ्रेंड से बात कर ली। uh, तो ये दिस थिंग हेल्प, मतलब हैव समथिंग अदर देन रीडिंग एज योर हॉबी या टू या सस्टेन दिस थिंग। या मेक सेंस, मेक सेंस। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था कि आपने मेंटल टेंशन को कैसे मैनेज किया। तो मतलब आपके अगल बगल, जैसे आपके साथ जितने भी लोग थे आईआईटी में या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह थे, तो एवरीबडी वाज वर्किंग, और कोई लाइक हम्म फॉरेन जा रहा है और कोई अच्छे पैसे कमा रहा है, लोग बाहर हम्म मतलब कुछ नई चीजें ट्राई कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग फॉर कंप्लीट। थोड़ा थोड़ा आइसोलेट तो हो जाता है, नो मैटर लाइक हाउ मच डू यू वांट टू बी इन टच विद द वर्ल्ड। तो उस मेंटल गैप को कैसे मैनेज करते थे आप? थोड़ा नहीं, काफी हो जाता है। और मतलब उसमें क्या कि प्रिपरेशन के टाइम पे आप, मतलब बाकी दुनिया से आपको समझ नहीं आता कि कितना बात करूं, बिकॉज उनके कंसर्न्स ही एकदम अलग है और आपके कंसर्न्स ही एकदम अलग है। उनके कंसर्न्स है कि अब सैलरी, ये काम, ये डेडलाइन, मेरे कंसर्न है कि अब ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उनको मेरी बात इतनी समझ नहीं आती है, मुझे उनकी इतनी समझ नहीं आती। तो ये बात तो है। तो इसमें लकीली मतलब मेरे फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट रहा। माय पेरेंट्स, माय कजिन्स, माय फ्रेंड्स सच एज यू, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी कि कोई बात नहीं, ट्राई करो, ये वो और मैंने कहा भी कि इन इन हाइंडसाइट इफ आई वुड हैव स्टार्टेड उस समय से, तो आई वुड हैव टेकन अ जॉब एंड देन प्रिपेयर्ड। बिकॉज जैसे आपने बताया कि यू सी अराउंड, मुझे रियलाइज होता था कि मुझे मार्केट से कटना नहीं है। मुझे मतलब आई डोंट वांट टू लूज माय एम्प्लॉयबिलिटी। इस एग्जाम के 5 साल बाद मेरे को नहीं ये सोचना है कि यार मुझे अब तो जॉब भी नहीं मिल रही। मेरे को ऐसा था कि अ, ये गलती हुई मेरे से। और उसके अलावा, सॉरी आई लॉस्ट माय चेन ऑफ थॉट्स, क्या इनिशियल क्वेश्चन क्या था? नो नो, यही था कि मतलब हाउ डिड यू एक्चुअली मैनेज द यस, डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस मेंटल। हाँ। सो या या तो आई वाज सेइंग कि मैं ये चीज रियलाइज करी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नेविगेट योर बैड डेज, क्योंकि गुड डेज पे आज सब लोग पढ़ लेते हैं। बैड डेज पे अगर आप, जैसे गुड डेज पे 10 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, तो आप बैड डेज पे 4 यूनिट तो निकाल लो। एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहो। जरूरी नहीं कि रोज 8 घंटे पढ़े, बट 8, 6, 9, 7 ऐसे करते करते रोज पढ़ो। दैट इज इंपॉर्टेंट। और मेरा एक स्टडी पार्टनर था, संदीप, मेरे कॉलेज का था। मेरे सब, तो हम लोग का प्रिपरेशन बहुत सिंक में था। तो वो एक बात बोलते थे हम लोग एक दूसरे को कि या तो स्ट्रेस लेंगे या तो फेल होंगे, दोनों काम नहीं करेंगे कि स्ट्रेस भी ले लिया और फेल भी हो गए। तो हम लोग मतलब इस तरह के हंसी मजाक करते रहते थे आपस में एक दूसरे को पुश करने के लिए, एंड दैट हेल्प मी। तो मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी कोई अगर आपका कोई स्टडी पार्टनर हो जो सेम लेवल ऑफ डेडिकेशन और प्रिपरेशन पे हो, तो आपका इट वुड बी वेरी नाइस। वो बहुत सस्टेनेंस में बहुत हेल्प करता है इन दिस लॉन्ग जर्नी। या ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, यस। या that's pretty much what we had. So yeah, thanks for joining, thanks a lot for coming, and like I wish you all the best any day for थैंक anything that you थैंक do. थैंक Okay, यू, थैंक bye यू। bye, और bye bye. आप आपको और आपके व्यूअर्स को भी ऑल द बेस्ट। आप लोग, आई होप ऑल ऑफ यू मेक इट इनटू व्हाटएवर फील्ड्स आप जिसमें टारगेट कर रहे हो। माय बेस्ट विशेस आप सबको। Yeah, thank you, Francis.